तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। सो आई स्टार्ट टू ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 368 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने 15 को सीख लिया होता है, उसका 70% के ऊपर को सीख लिया होता है, जिसकी वजह से लू फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब लू फेंग ने टोटल 73 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लैंड को रेजोनेट किया था, जिसमें कि उसने 15 को 70% से ऊपर तो ले गया था, लेकिन बाकी के जितने बचे थे उसमें लू फेंग ने 40 से 50% महारत को हासिल कर लिया होता है। हर एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लैंड उसकी एक अलग ही प्रोसेस होती है, उसके अंदर एक अलग ही सीक्रेट पैटर्न्स होती हैं जो कि उसके ब्लड लैंड्स को इतनी पावरफुल बनाती हैं, और इस वजह से लू फेंग को काफ़ी सारी इंसाइट्स मिलती है, उसको काफ़ी सारी नॉलेजेस मिलती हैं, और ये लू फेंग के स्टडी प्रोग्रेस को दर्शा रही होती हैं। जब तक लू फेंग रुकता नहीं तब तक लू फेंग और भी आगे बढ़ता जाएगा। लू फेंग बड़बड़ाते हुए कहता है कि मैं अब समझा कि आखिरकार इन सारे वर्ल्ड क्लास ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी इतनी मैसिव क्यों होती है, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स होते हैं जो कि हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स को सरपास कर चुके होते हैं, तो उनकी नॉर्मल बॉडी अपने ओरिजिन वर्ल्ड के जितनी होती है, मतलब 1% जितनी बड़ी बॉडी उन सब के पास मौजूद होती है, और एक एवरेज फिजिकल बॉडी एक ह्यूमन प्रोजेनेटर्स मतलब एक ह्यूमन एंसेस्टर की वो ओरिजिन वर्ल्ड के 1/10 साइज जितनी होती है, जो कि बहुत ही मैसिव होती है। उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही उनके पावर्स ऑफ मिस्ट्रीज के दर्शाता है कि यार इन्हीं सब की वजह से उनकी बॉडी इतनी बड़ी और इतनी छोटी छोटी मौजूद होती है। इसी के साथ लू फेंग अपने वर्ल्ड क्लास ह्यूमन स्टेज पे उनकी फिजिकल बॉडी सिस्टम को भी देख पा था, जो कि नियरली परफेक्शन पे जा चुकी थी। लू फेंग के माइंड में वो सारी फिजिकल बॉडी सिस्टम ही चल रही होती है, जिससे कि कोई भी अपना बंदा लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन मिस्ट्री से कंस्ट्रक्ट कर सकता है, और लू फेंग इन सारे सिस्टम को उन्हीं वर्ल्ड क्लास लेवल बीइंग्स में से बाहर निकालता है। लू फेंग ओरिजिनली अपने पहले नॉलेज को गेन करता है। उसके पास शुरुआत में 4 तरह के सिस्टम्स थे। पहला स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम, दूसरा लाइफ सिस्टम, तीसरा डिस्ट्रक्शन सिस्टम, और चौथा ह्यूमन पावर सिस्टम, जो कि लू फेंग ने अभी ह्यूमन पावर सिस्टम को कंस्ट्रक्ट किया था। ये चारों सिस्टम अपने लू फेंग के कंस्ट्रक्टिव फाउंडेशंस की तरह थे, जो कि लू फेंग के ह्यूमन रियलम लाइफ एंड डेथ दाव को फ्यूचर में आएंगी तो उसमें मदद करेंगी। जिसके साथ लू फेंग अभी के फिलहाल अपने 5 सिस्टम पे काम कर रहा था, जो कि होता है फिजिकल बॉडी सिस्टम, जो कि वो उसी को फिलहाल में एक्सप्लोर करने पे लगा हुआ होता है। लू फेंग कहता है कि मेरी ह्यूमन लाइफ रियलम लाइफ एंड डेथ दाव वो अभी और भी बढ़ना चाहती है, इसलिए मेरे लिए अभी फिजिकल बॉडी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लू फेंग अपने बॉडी को और भी बड़ा करना चाहता था। लू फेंग की बॉडी बहुत ही मैसिव है, उसके ब्रेक थ्रू ना करने की वजह से फिर भी उतनी मैसिव है, लेकिन लू फेंग चाहता कि जब वो ब्रेक थ्रू करे तो उसकी बॉडी बहुत ही विशाल हो, जहाँ पे वो एक ही स्लैप में किसी भी ह्यूमन एंसेस्टर को मार डाले। ऐसा बस मैं कह रहा हूँ। जिसके साथ लू फेंग अभी के फिलहाल उन्हें रिमेनिंग 2000 प्लस वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लैंड को ऑर्गेनाइज करने लगता है। लू फेंग सबसे पहले सिंपलेस्ट, फिर उसके बाद मोस्ट कॉम्प्लेक्स में करते करते सबको पढ़ना शुरू करता है, और लू फेंग के पास अभी टोटल में 73 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लैंड थे, इसलिए लू फेंग को ये आसानी लग रहे होते हैं। उसमें से लू फेंग 22,729 काइंड्स ऑफ वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लैंड को सबको पढ़ता है, और लू फेंग एक एक करके सबको पढ़ लेता है। अब वो ऐसे ही करते रहता है, बार बार करता है, और हर बार लू फेंग को एक अलग ही तरह की नॉलेज मिलती है। आफ्टर ऑल ये सारे वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म से, जिससे कि लू फेंग को काफ़ी सारी फायदे हो रही थी। लू फेंग को तो ये भी नहीं पता चलता कि आखिरकार कितना टाइम पास हो चुका है, और ऑलमोस्ट लू फेंग ने सबको कंप्रीहेंड कर लिया होता है। लेकिन जैसे जैसे वो लू फेंग कंप्रीहेंड करता है, लू फेंग को ये पता चलता है कि उसके लिए इन सब से कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि लू फेंग न जाने कितने ही बॉडीज को पढ़ रखा था, ब्लड लाइन्स को स्टडी कर लिया, लेकिन उसके लिए कुछ फायदा ही नहीं था, मतलब वो ब्रेक थ्रू करने लायक कुछ मिला ही नहीं उसे। लू फेंग कहता है कि यार ये तो बहुत हुआ। लू फेंग लगभग 30 राउंड्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन करता है, फाइनली रुकता है। अभी लू फेंग ने वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन्स और उसके मैथ्स कॉर्पसेस को डियरली पढ़ना शुरू किया था। ये तो लॉर्ड जिंगमिंग के ही वजह से हुआ था, जिन्होंने इतने सारे रिसोर्सेज को फ्री में दिया था, तो लू फेंग पेशेंसली पढ़ रहा होता है। लू फेंग यहाँ पे कहता है लाइफ डिस्ट्रक्शन
फैक्शंस और दोनों को कंबाइन करने में मैंने सारे को लो लेवल से हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन सबको पढ़ लिया। वर्ल्ड क्लास के अंदर मैंने 43 को कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंड कर दिया और बाकी को मैंने मल्टीपल टाइम्स कॉम्प्रीहेंड किया, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा। मैं बहुत ही कम प्रोग्रेस कर पाया हूँ और लूपिंग की आंखें जलने लगती और कहती कि लो अब ये टाइम हो चुकी कि मेरा ये बारी आ चुका है कि मैं हिनवन एंचेस्टर लेवल कॉर्पसेस मटेरियल को स्टडी करना शुरू कर दूँ। मतलब लूपिंग अपने जितने भी थे वर्ल्ड क्लास तो उन सबको पढ़ लिया, जिसमें कि कुछ ही बॉडीज से जिससे कि लूपिंग को कंप्लीट 70% से ऊपर ले पाया, बाकी के उतने नहीं ले पाया, जिसकी वजह से लूपिंग फाइनली उसको पढ़कर कंप्लीट करता है, कई दफ़ा पढ़ता है लेकिन कुछ नहीं होता, तो वो फाइनली एंचेस्टर लेवल ब्लड लाइन पे जाता है। सबसे पहले वो बॉडीज़ को पढ़ेगा, फिर जाके वो ब्लड लाइन को स्टडी करेगा। अब यहाँ पे लूफिंग जब ओरिजिन लैंड में समन हुआ था तो लूफिंग ने अपने इन ह्यूमन रियलम लाइफ इन डेड डॉग को क्रिएट करने की अटेम्प्ट नहीं ली थी। वो अपने पहले नॉलेज को बढ़ाना चाहता था, वरना लूफिंग जितनी पावरफुल बंदा आखिरकार लो लेवल और हाई लेवल पे क्यों जाएगा, वो एकदम से वर्ल्ड क्लास पे ना चला जाता। लेकिन यहाँ पे लूफिंग को चाहिए थी नॉलेज, इसलिए लूफिंग ने 53 मिलियंस और सब बॉडीज को पढ़ा लो से हाई लेवल तक, जिसके साथ यहाँ पे लूफिंग अभी के फिलहाल ह्यूमन प्रोजेनेटर लेवल मटेरियल्स को कॉम्प्रीहेंड करने के बारे में सोचता है। अगर लूफिंग इतना भी ना कर पाया तो लूफिंग अपने ह्यूमन रियलम लाइफ एंड डेड डॉग को कैसे क्रिएट कर सकता है, कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता है, और सबसे पहले उन सब के वो बॉडीज को पढ़ने का डिसाइड करता है। और जबकि उसने वर्ल्ड क्लास को कर लिया था तो अब उसके पास कोई और चारा भी नहीं होता है, जिसके साथ लूफिंग क्या था कि मैं सेक्लूजन में ओरिजिन लैंड में लगभग 315 मिलियन एपोज तक रहा हूं और फाइनली मैं ह्यूमन प्रोजेनेटर्स मतलब ह्यूमन एंसेस्टर लेवल के मटेरियल्स को कॉम्प्रीहेंड करने जा रहा हूं। उसी के साथ हमें क्वाइट चैम्बर के अंदर लूफिंग को दिखाया जाता है जो कि एक फ्रूट वाइन को पीता है, जो कि लूफिंग ने उसी रिवॉर्ड पॉइंट से अंदर एक फ्रूट वाइन को खरीदा होता है, जिसको खरीदने में लूफिंग को 1 लाख पॉइंट्स लगे होते हैं, जिसकी फायदे 1 बिलियन इपोज तक चलने वाली थी और इसके इफेक्ट भी काफ़ी एक्सीलेंट होते हैं। लूफिंग अपने ओरिजिन लैंड से कहता कि ओरिजिन लैंड मुझे ह्यूमन प्रोजेनेटर्स लेवल के मटेरियल्स की ज़रूरत है, जिसके साथ वहाँ पे अपने ओरिजिन लैंड लूफिंग से कहते हैं कि अभी के फिलहाल अभी टोटल प्रैक्टिशनर फैक्शंस ने ओरिजिन लैंड के अंदर 17 ह्यूमन एंसेस्टर को मार डाला है और बाकी के दूसरे फैक्शन से खरीदने पे टोटल में 31 ह्यूमन प्रोजेनेटर 31 ह्यूमन एंसेस्टर लेवल के कॉर्पसेस के मटेरियल्स मौजूद है। मतलब यहाँ पे आपने शुरुआत में देखा कि यार 3 ही एंसेस्टर लेवल की बॉडीज मौजूद थी उन सब के पास, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम बीत चुका होता है। इस बीच में उन सारे लॉर्ड्स ने कुछ और भी लेवल्स वाले एंसेस्टर लेवल्स वाले बंदे को मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है, इसलिए अभी उनके पास 31 ह्यूमन एंसेस्टर्स की बॉडीज होती हैं। अब ऐसा नहीं था कि यार वहाँ पे सबको मारा ही गया था। यहाँ पे लूफिंग भी आपकी तरह स्टन हो जाता है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि लॉर्ड फैक्शन इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वहाँ पे उन्होंने सिर्फ टोटल में 17 को ही मारे थे। अभी तक टोटल में 17 एंसेस्टर लेवल को ही मार पाए थे, लेकिन ये 31 कैसे आ गया। मतलब ये हुआ कि कुछ और तरीके से उन सभी की मौत हुई होगी। अब ये इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस इन्फिनाइट है, मतलब बहुत बहुत बड़ी, इसका कोई अंत है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खतरे मौजूद है जहाँ पे एंसेस्टर लेवल के बेंग्स भी नहीं रह सकते जिंदा, वहां पर वो भी मारे जाते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी है, इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ लॉर्ड्स के आगे भी एक रियलम होनी चाहिए, वरना अगर ये सभी इतने ही ज्यादा पावरफुल होते तो आखिरकार वो ओरिजिन लैंड इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के अंदर मारे कैसे जाते, वो भी ट्रैप में फंस के। इसके साथ लूफिंग ओरिजिन लैंड से पूछता कि क्या यहाँ पे कोई ऐसी बॉडी है जिसके अंदर लाइफ और डिस्ट्रक्शन सीक्रेट पैटर्न 70% से एक्सीड करती है, तो ओरिजिन लैंड सीधे सीधे कहती है नहीं। उसको सुनकर लूफिंग एकदम से फ्रोज हो जाता है, क्योंकि लूफिंग को ऐसी बॉडी की तलाश थी जिसमें कि लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन 70% से ऊपर गए हो, तभी लूफिंग अच्छे से पढ़ सकता, वरना अगर किसी और डॉग की बात की जाए तो लूफिंग अभी के फिलहाल में उसको नहीं पढ़ सकता है, वरना लूफिंग को फिर से सब रीस्टार्ट करना पड़ जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन से लूफिंग ने सिलेक्ट किए थे उसमें 2000 ऐसे थे जिसमें 70% से ऊपर थे, मतलब बहुत सारे ऐसे बंदे थे, लेकिन ह्यूमन एंसेस्टर लेवल की कॉर्पसेस मटेरियल्स में एक भी लूफिंग के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे थे, जिसके साथ लूफिंग क्या था कि ऐसी कोई बॉडी जिसमें 60% दोनों के कॉम्बिनेशंस किए, तो ओरिजिनल रिप्लाई फिर से कहते हैं नहीं, जिसको सुनकर लूफिंग यार घबराने लगता है, उसे समझ में आ जाता है कि कुछ तो मिस कर रहा है यहाँ पे, और वो कहता है कि चलो मुझे सारे 31 ह्यूमन एंसेस्टर लेवल के मटेरियल्स को मेरे पास भेजो, मैं अभी उन सबको ऑथोराइज कर सकता हूँ।
इसके साथ वो भी ओरिजिनल कहते हैं ठीक है। और बहुत ही जल्द वहाँ पे 31 डिसीज ह्यूमन एंसेस्टर लेवल्स की इंटेलिजेंस आ जाती है, जिसमें सारे मटेरियल्स की डाटा होती है और लूफेंग के पास पहुँचती है। लूफेंग उन सबको रिव्यू करने लगता है और लूफेंग को बहुत ही बड़ा झटका देने वाली खबर मिलती है, क्योंकि जितने भी 31 थे उनमें से जो सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ लाइफ टाइप सीक्रेट पैटर्न्स थी उसमें 20, 30, 40 उतना तो था ही, लेकिन उसमें सबसे हाईएस्ट 39% थी। मतलब मुश्किल से भी 50% नहीं गई थी, 39 ही सबसे हाईएस्ट होती है। और ये कॉस्ट मटेरियल्स वांगजिंग ह्यूमन एंसेस्टर लेवल की होती है और वहां पर लाइफ टाइम पैटर्न्स लव फ्री 34% होती है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट होती है। उनकी लाइफ टाइम सीक्रेट पैटर्न्स जनवरी काफी लो होती है, परहैप्स इसलिए वो सभी मारे गए थे। अब देखो उन सारे एंसेस्टर लेवल बॉडीज के अंदर लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन टाइप काफी ज्यादा कम होती है और आपको पता है कि अगर किसी ने लाइफ पे महारत हासिल कर ली तो उसको मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और आफ्टर ऑल लूफेंग ने भी इसी कारण इसको सिलेक्ट किया था। लूफेंग को ये चीज अच्छे से पता थी कि लाइफ टाइप पैटर्न्स सरफेसली काफी ज्यादा एडवांस होती हैं, जो कि आपको इमेंस प्रिजर्विंग लाइफ एबिलिटी देती है, जिसको कि आपको मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। लूफेंग कहता है चलो सबसे पहले मैं वांगजिन ह्यूमन एंसेस्टर लेवल की कॉस्ट मटेरियल को पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे वांगजिन ह्यूमन प्रोजेनेटर्स भले ही सेकेंड रैंक पे आती है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा लाइफ टाइप पैटर्न्स मौजूद थी और ये स्टार टावर के ब्लड स्किल्स का भी सोर्स होता है। मतलब लूफेंग के लिए अच्छी खासी कंपैटिबल होती है। लूफेंग अपने कल्टीवेशन पाथ को ऐसे ही बनाना चाहता था, वो उसी को चूज करता जो कि उसके लिए सबसे कंपैटिबल होती है, जिसके साथ हमें ओरिजिन लैंड के अंदर लॉर्ड जिंगमिंग और बाकी सारे लॉर्ड्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉर्ड जिंगमिंग की वॉइस बाकी के अदर 6 लॉर्ड्स के पास जाती है। लोग कहते हैं कि बाकी के ह्यूमन एंसेस्टर्स अपने मूव को चल रहे हैं, जिसको सुनकर वहां पे वो बंदे कहते क्या अभी तो सिर्फ 500 ईपोज ही हुए हैं, उन्हें इतनी जल्दी अटैक करने की क्या ज़रूरत है। मतलब 500 ईपोज में क्या ही होता है, उसमें तो बहुत सारे बंदे होंगे जो कि पूरी तरह से हील भी नहीं हुए होंगे। आखिरकार कैसे हो सकता है कि वो इतनी जल्दी अटैक करने लगे हैं। अब देखो उनके अपोजिट में 70 ह्यूमन प्रोजेनेटर्स थे, वहीं पे 7 लॉर्ड्स उन सबसे फाइट कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन सारे लॉर्ड्स ने ह्यूमन रियलम डॉग्स को मास्टर कर रखा था, जो कि इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस की सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर्स होती हैं। उनकी टेक्निक्स अनस्टॉपेबल होती हैं और हर एक स्ट्राइक बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। यहाँ तक कि उनके लेयर बाय लेयर ब्रेक थ्रू करने के बाद भी वो अटैक जाती है, लेकिन फिर भी उन सारे ह्यूमन एंसेस्टर की बॉडी पे वो पावर्स काफ़ी ज़्यादा असरदार करती है। यहाँ तक कि 500 ईपोज के बाद भी ऐसे कई सारे ह्यूमन एंसेस्टर लेवल्स के बेंग्स थे जो कि पूरी तरह से रिकवर हुए भी नहीं होंगे, जिसको सुनकर वहाँ पे वो कहते हैं ये ह्यूमन प्रोजेनेटर्स एंसेस्टर तो कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट लगते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही अटैक करना चाहते हैं। इसके साथ वहाँ पे वो कहते हैं कि ये ओरिजिन वर्ल्ड, ये इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस, ये वहाँ की ग्रेटेस्ट फोर्स में से एक है और वहाँ पे हमने सेवरल क्लासेस के बाद डजन्स ऑफ एंसेस्टर्स को मार डाला है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से है और हमारे ह्यूमन प्रैक्टिशनर्स को ख़त्म से ही जड़ से ही उखाड़ देना चाहते हैं। अब यहाँ पे पहले 3 तक तो ठीक था, लेकिन हुआ क्या कि और भी युद्ध हुआ तो उसमें डजन्स ऑफ बॉडीज को उन्होंने मार डाला, जिसकी वजह से वो अपने गुरूर पे लगी, अपने घमंड पे आ गए कि मैं सबसे यहाँ का पावरफुल फैक्शंस में से एक हूँ और यहाँ पे तुम हमें स्लेन कैसे कर सकते हो। चलो अब तुम्हारी ह्यूमन प्रैक्टिशनर्स को पूरी तरह से मिटा देता हूँ। और लॉर्ड्स ये बात अच्छे से जानते हैं, ये वॉस्ट और काउंटलेस ओरिजिन वर्ल्ड उनके कंटिन्यूअसली प्रैक्टिशनर यूनिवर्सेस का इमर्जेंस करती है। अभी की फिलहाल 7 लॉर्ड्स ही मौजूद हैं, लेकिन फ्यूचर में आगे चलकर और भी लॉर्ड्स आएंगे, 8, 9, 10 और भी लॉर्ड्स आ सकते हैं। अगर यहाँ पे साइड टेरिटरीज ओरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर कंकर कर लिए गए तो वो सभी उनके फूड बन जाएंगे। इसलिए उन्हें पता था कि कैसे भी करके इन ह्यूमन एंसेस्टर लेवल्स बीइंग्स को रोकना होगा, क्योंकि बिना किसी नए जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स के वहाँ पे एक और लॉर्ड्स आ ही नहीं सकता और वो इस ह्यूमन स्पेस लाइफ फॉर्म्स के जितने भी बंदे हैं उन सबको मिटा नहीं सकते हैं। आफ्टर ऑल ये ह्यूमन प्रोजेनेटर्स, ये ह्यूमन एंसेस्टर्स काफ़ी तेज़ी से भी बढ़ सकते हैं, ऑलरेडी इतने ज़्यादा संख्या में आ चुके हैं, जिसको देखकर वो कहते चलो चलते हैं। अब यहाँ पे वो इंतजार भी नहीं कर सकते, उन्होंने 500 एपोज तक वेट किया और वहाँ पे वो सातों मिलकर फाइट करने को रेडी हो जाते हैं और वहाँ पे लॉर्ड जिंगमैंग अपने स्पेस एंड टाइम की पावर्स को यूज़ करके उन सारे ह्यूमन एंसेस्टर लेवल्स वाले ग्रुप के पास जाते हैं और वहाँ पर वो बंदे कहते हैं कि ये बहुत ही बुरी बात है कि एंगर प्रैक्टिशनर्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं और अभी तक
कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि लॉर्ड बनने की काबिलियत को दिखा पा रहा है। युवान वो ऐसे फर्स्ट लॉर्ड थे प्रैक्टिशनर फैक्शंस में जिसने कि काउंटलेस एफर्ट्स लगा दिए थे अपने टेरिटरीज को न्यूचर करने में। यहाँ तक कि जितने भी फॉरेन क्रस्टर्स होते हैं वो यार अपने युवान के दिल में एक दर्द सा दे देता है, क्योंकि युवान भले ही वहाँ का सबसे पावरफुल एंजेस्ट ओवरलॉर्ड ना हो, लेकिन वहाँ पर उसने अपने लोगों का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा था, उन सबको काफ़ी अच्छे से सिखाने को चाहा था। और यहाँ पर एक नए लॉर्ड की इमरजेंस की बात कर रहे थे, वो वहाँ पे सोचने लगते कि यार कैसे नहीं। अब रिसेंट टाइम्स में उसने बहुत सारे रिसोर्सेज को खर्च किया, यहाँ तक कि उसने सेमी ह्यूमन प्रैक्टिस जैसे कि 2 डाउस को मास्टर कर लिया, उसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन कोई भी नए लॉर्ड इमर्ज होने की साइन को दिखाई नहीं रहा होता है। लूफेंग की भी वो बात करता है कि लूफेंग वो सिक्लीजन में लगभग 500 ईपोस तक रहा है, उसने 43 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को स्टडी कर लिया, कंप्रीहेंड कर लिया, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन वो एक लॉर्ड बनने से काफ़ी ज़्यादा दूर से है। और हिस्टोरिकल ऐसे कई सारे फ्यूजन डॉल्स के प्रैक्टिशनर्स थे, लेकिन उनमें से 5 ही ऐसे बंदे थे जिसने कि 43 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन्स को कॉम्प्रीहेंड करने में साक्षरता हासिल कर पाई थी। यहाँ पे लॉर्ड जिंगमैन के राइज से पहले द ओरिजिन लाइन उसके अंदर हाफ ऑफ द नंबर ऑफ वर्ल्ड क्लास ह्यूमन बीइंग्स मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर उन सभी ने भी 5 को स्टडी 43 को स्टडी कर लिया था। लूफेंग की इस परफॉर्मेंस सिंपली अभी अच्छी खासी है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि वो एक लॉर्ड बन सकता है। लेकिन एपिसोड के अंत में आपको पता चलेगा कि लूफेंग अपने लॉर्ड बनने की जर्नी को कैसे बहुत ही आसान बनाता है, उसको एक अलग सा झटका लगता है, उसको एक अलग सा खबर मिलती है कि कैसे वो न्यूज मतलब क्या बन सकता हो, तो लास्ट में आपको पता चल जाएगा, जिसके साथ समय और भी पानी की तरफ बहने लगती है। और लूफेंग लगभग 31 प्रोजेनेटर्स कॉर्प्सेस मटेरियल्स को पढ़ता है, जिसको पढ़ने में लूफेंग को 300 मिलियन ईपोस का टाइम लगता है। लूफेंग अपने उसी क्वाइट चैम्बर में देखने लगता है और कहता है कि इनसाइड 31 मैसिव बॉडीज के अंदर तो कई सारे सीक्रेट पैटर्न्स मौजूद हैं जो कि फ्लोट कर रहे हैं। ये सारे सीक्रेट पैटर्न्स कुछ ज़्यादा ही केओस में मौजूद हैं, और यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से इनके ब्लड लेंथ और कोर्स को कंप्लीटली नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी उनके कोर्स को सैटर कर चुके होंगे, और यहाँ पर 300 मिलियन ईपोज बीत चुका होता है। लूफेंग ये समझ पाता है कि कैसे उसकी 5 मेजर सिस्टम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस सिस्टम, फिजिकल बॉडी सिस्टम, लाइफ सिस्टम, डिस्ट्रक्शन सिस्टम, ह्यूमन पावर सिस्टम, वो उसी पे डिपेंड की हुई है। वो थोड़ी सी और गहरी हुई है, लेकिन वो क्वालिटेटिव चेंज नहीं आई है जो कि उसको ब्रेक थ्रू के और पास लाती जाए। जिसके साथ लूफेंग उन सब की तरफ देख कर कहता है कि ये सभी ह्यूमन एंसेस्टर्स के फॉलन बॉडी, उन सब के अंदर काफ़ी सारी डोमिनेंट कोर मिसिंग्स हैं, और ये काफ़ी स्कैटर तरीके की है। अगर यहाँ पे इनके अंदर 50% लाइफ और डिस्ट्रक्शन टाइप 30% होती तो इनकी कोर एब्सोल्युटली पूरी तरह से बनी रहती और इनके पैटर्न्स भी काफ़ी अच्छे से रहते, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी पैटर्न्स ही गड़बड़ाई हुई है। और यहाँ पर 31 ह्यूमन एंसेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज में मौजूद होती हैं। उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी थी जो कि स्कॉर्चिंग सर्पेंट ह्यूमन प्रोजेनेटर्स एंसेस्टर थी, उसके अंदर फ्लेम टाइप्स की पैटर्न्स थी जो कि 31% बनाती है, लाइफ टाइप 19%, स्पेस टाइम 12% और टाइम टाइप 11 और मैटर टाइप 9% और बाकी के अलग अलग तरह के डॉज मौजूद होते हैं। और इसी वजह से यहाँ की इसकी पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा केओस में थी। मतलब इतने सारे हलवा बन के रहेंगे तो आप उसमें से क्या ही कर सकते हो, आप उसको हलवा बना के तो खा ही सकते हो, ये नहीं कि दूध और सबको अलग कर सकते हो। जिसके साथ लूफेंग बाकी सबको पढ़ने लगता है। अब लूफेंग एक चीज़ को नोटिस कर लिया था बहुत पहले ही कि जितने भी रिसर्च से मुझे पता चला है कि एक बॉडीज़ के अंदर एक ही अगर सिंगल तरह की डॉज मौजूद होगी, वो भी हाईएस्ट लेवल तक, तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। मतलब कि एक बॉडी के अंदर ज़्यादा तरह का डॉग होगा ना तो वो बॉडी कमज़ोर होगी, लेकिन एक बॉडी के अंदर 1 या 2 या 3 ही रहे तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है। और लूफेंग ये ऑलरेडी बहुत पहले से जान चुका था, चाहे हाई लेवल ह्यूमन बीइंग जैसे एम्बर फैंटम हो या फिर एबिसल कैलेमिटी बीस्ट या 9 हेडेड केओस बीस्ट या फिर वर्ल्ड क्लास ह्यूमन बीइंग्स में जैसे स्टार सी डेमन लॉर्ड या फिर लाइफ डेड आई बीस्ट, वो सभी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। और सेम प्रिंसिपल अपने लॉर्ड्स के लिए भी होता है। जैसे एग्जांपल में लॉर्ड जिंगमैन को ही ले लो, उन्होंने ह्यूमन रियलम स्पेस टाइम डाओ को कॉम्प्रीहेंड किया था, वहीं पे लॉर्ड जिंग ने ह्यूमन
डिस्ट्रक्शन डॉ को कंप्लीट किया था। यहाँ तक कि फ्यूजन डॉज भी वहाँ पे एक सिंगल डॉज को ही कंप्लीट किया जाता है, उसके इंस्टेंस को लिया जाता है। लू फेंग ये बात अच्छे से जानती है और लू फेंग की खुद लाइफ एंड डेथ डॉ एक डॉ ही होती है और सारे लॉर्ड एक ही सिंगल ह्यूमन डॉज को ही कंप्लीट करते हैं और लॉर्ड इसी पे हाईली फोकस रहते हैं। अब इसके साथ लू फेंग उन सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स के ब्लड लाइन पोटेंशियल्स को देखने लगता है ताकि वो उनको भी और से अच्छे से समझ सके। लू फेंग उन सब के बॉडीज को देखने लगता है जिसके अंदर कई तरीके के पैटर्न्स होते हैं जो कि कई सारे सुप्रीम पावर्स को दिखाते हैं, लेकिन उसमें भी फ्लॉज मौजूद होती हैं। लू फेंग उन सारे पैटर्न्स को भी स्टडी करता है और लू फेंग को एक कोइंसिडेंस नजर आता है। लू फेंग उन सभी के बॉडीज के अंदर से निकले हुए 31 सीक्रेट पैटर्न्स को देखता है, जहाँ पे लू फेंग जब उनको रिकंस्ट्रक्ट करता है तो उनमें 70 से 80% एक्यूरेट ह्यूमन एंसेस्टर ट्रू ब्लड लाइन्स मिलती है और उसमें से लू फेंग को कुछ क्रूशियल नजर आती है और लू फेंग ऑब्जर्व करता है कि कैसे उनके डिसऑर्डर होने के बावजूद भी वो कितने अच्छे से परफेक्ट मर्ज हो चुके हैं जिससे कि उनकी बॉडी इतनी बड़ी है। मतलब सिंगल तो ठीक है जो कि उसे पावरफुल बनाती है, लेकिन इतने सारे डॉग के हो जाने के बावजूद भी वो कितने अच्छे तरीके से परफेक्टली मर्ज हो चुकी है। लू फेंग के पर्सपेक्टिव से ये थ्रेशोल्ड काफी ज्यादा हाई होगा किसी ह्यूमन एंसेस्टर लेवल को इस लेवल तक आने में, जिसके साथ हमें सीन चेंज का फाइनली ऑरिजिन कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अकेले टावरिंग पैवेलियन पे बैठा होता है और सामने अपनी दुनिया को देख रहा था और तभी बहुत ही एपिसोड बाद हमें मोरोसा का फिर से जिक्र दिखाया जाता है जो कि अपने लू फेंग के सामने आकर कहता, मास्टर आपका सेक्लूजन में बाहर निकलना ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। भले ही लू फेंग यहाँ की इमेंस अथॉरिटी को पाता है, दोनों के दोनों एंशिएंट किंगडम्स अपने लू फेंग के सामने झुकते हैं, मोरोसा के सामने भी झुकते हैं। किसी की बस की बात नहीं कि वो अपने मोरोसा के सामने जबान से भी कुछ बोल सके। अब यहाँ पे मोरोसा यहाँ का सबसे पावरफुल बेंग था, लू फेंग को हटा दिया जाए, लेकिन फिर भी अपना मोरोसा अपने लू फेंग को ही सर्व करने से ज़्यादा खुश रहता था। जिसके साथ लू फेंग क्या था कि मोरोसा तुमने ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। तो मोरोसा घमंड मतलब प्राइड में कहता है कि यहाँ पे आपको सर्व करना ये मेरे लिए ग्रेटेस्ट ऑनर की बात है। इसके साथ लू फेंग भी हामी भरता और फिर वो अपनी दुनिया को देखने लगता है और वो वहाँ पे सोचने लगता है कि कैसे अभी बाहर खतरे के समय आ चुकी है। अगर इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स अपने डार्क वर्ल्ड क्लस्टर्स पे अटैक करेंगी तो यहाँ पर ये ऑरिजिन कॉन्टिनेंट पावरलेस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी पावर्स नहीं जो कि उन सबको रोक सके और ये खत्म हो जाएगी। लू फेंग अपने बार्निका ऑफ लाइफ एंड डेथ को ओपन करके सामने की तरफ देखता और कहता है ये दुनिया ये तो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी, मतलब बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लू फेंग अपने घर को याद करने लगता है, जिसके साथ लू फेंग अपने आई ऑफ बायोनिक आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को यूज़ करके सामने देखने लगता है और वहाँ पे वो इनके फंडामेंटल रूल्स के ट्रेसेस के बारे में देखने लगता है और लू फेंग को यहाँ पे पता चलता है कि कैसे 9 ग्रेट डॉग्स, मतलब यहाँ पे दुनिया के अंदर 9 ग्रेट डॉग्स मौजूद थी जो कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद थी और वो उन सारे 9 डॉग्स को मिलाकर यहाँ पे इसे इतनी ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं और उन सभी 9 डॉग्स की वजह से एक ऑरिजिन वर्ल्ड कोर भी मौजूद थी और यही इस 9 डॉग्स का सोर्स होता है, पावर सोर्स। और ये कह सकते हो कि ये ऑरिजिन वर्ल्ड कोर ही एक हार्ट की तरह काम करती है। जब तक ये कोर डिस्ट्रॉय ना हो ये रहेगी तब तक ये ऑरिजिन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं होगी, मतलब डिस्ट्रॉय हो भी जाएगी तो ये फिर से रीबॉर्न हो सकती है, लेकिन एक बार इसके कोर खत्म हो गई तो ऑरिजिन वर्ल्ड ये ऑरिजिन वर्ल्ड हमेशा के लिए खत्म, मतलब फिर से रिवॉल्व नहीं हो सकती है। भले ही आगे चलकर एक नए ऑरिजिन वर्ल्ड की शुरुआत हो, एक नया ऑरिजिन कॉन्टिनेंट भी बन जाए, एक ऑरिजिन यूनिवर्स भी बन जाए, लेकिन ये ऐसा वापस फिर से नहीं बनेगा। और यही कारण थी कि जितने भी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे वो इसी ऑरिजिन वर्ल्ड कोर को खाने के लिए आते थे, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे वंडर्स मौजूद होते हैं। एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन प्रोजेनेटर्स, मतलब एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स इस लाइफ कोर को खाएगा तो ऐसा एक स्लीवर ऑफ होप होता है कि वो एक ह्यूमन प्रोजेनेटर लेवल्स तक एडवांस कर सकता है। लेकिन तभी लू फेंग उस कोर पे नजर जाती है, जिसको देखकर लू फेंग को एक आइडिया आती है और वो कहता है कि यार इस कोर के अंदर भी 9 ग्रेट डॉग्स पूरी तरह से परफेक्टली मर्ज है, मतलब कि इसके अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि यार आप इसमें कुछ अलग तरीके से कि मर्ज हो नहीं सकती, बल्कि इसमें 9 डॉग्स होने के बावजूद भी ये अच्छे से मर्ज थी। और लू फेंग लगभग 31 ह्यूमन प्रोजेनेटर्स मटेरियल्स को लगभग मिलियंस ऑफ इपोस तक
पा रहा था और उसकी वो पैटर्न्स अपने लू फेंग के माइंड में इनग्रेव हो चुकी थी और लू फेंग की वो सारे पैटर्न्स जो कि उन ह्यूमन एंसेस्टर्स मटेरियल से मिले थे वो लू फेंग के माइंड में आना एकदम से शुरू हो जाते हैं और लू फेंग अपने उन सारे केओस में था, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि यार ये ऐसे ऐसे होती है, लेकिन तभी वो सभी यूनिफाई होने लगते, वो सॉल्व होने लगते यहाँ पे और लू फेंग यहाँ पे उन सबको समझने लगता और तभी बूम वहाँ पे लू फेंग की आंखें चमक उठती, मतलब लू फेंग यहाँ पे आराम से बैठ कर देख रहा था, लेकिन तभी लू फेंग का अचानक मन में क्या होता कि वहाँ पे बूम और लू फेंग सामने देख पाता, वो ये फाइनली समझ पाता कि आखिरकार ऑरिजिन वर्ल्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों होती है और आखिरकार वो ह्यूमन एंसेस्टर लेवल उस पावर लेवल तक कैसे पहुंच पाए। लू फेंग धीरे से कहता कि अब जाकर मुझे पता चला, फाइनली मैं उन सारे ऑफ सिक्योरिटी के लेयर्स को देख पाया हूँ और लू फेंग को अपनी एक रास्ते की झलक मिलती है और इसे ये बात पता चलता है कि कैसे फोर्स के साथ ब्रेक थ्रू किया जाए और ये लू फेंग का भी कदमों के नीचे ही होती है, मतलब लू फेंग को एक ऐसी झलक मिल चुकी थी जिससे कि वो फोर्सफुली ब्रेक करके लॉर्ड बन सकता है और ये तो कब लू फेंग ब्रेक थ्रू करता है, क्योंकि इतनी जल्दी यार कोई तो ब्रेक थ्रू कर नहीं सकता, बस वहाँ पे बैठकर अपने ओरिजिन वर्ल्ड के कोर को समझकर, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, लेकिन देखते हैं लू फेंग कब लॉर्ड बनता है और कब यहाँ पे चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।